जैसे ही विद्युत ने बड़े बुजुर्ग आयुष्मान की बात सुनी तो उसकी नजर बुजुर्ग हेमराज की ओर हुई, जिनकी मुट्ठियां कसी हुई थी, जिन्हें देखकर विद्युत ने गंभीर आवाज में कहा, ठीक है, मैं इस सील को सीखने के लिए तैयार हूं, लेकिन आप जानते हैं मेरी आत्मीय शक्ति भले ही ताकतवर है, लेकिन मैं अभी उन्हें पूरी तरह काबू नहीं कर पाता, इसलिए मुझे किसी की मदद की जरूरत होगी। आग आपको ऐतराज ना हो, मैं नहीं जानता कि आप त्रिकाल सील के चौथे हिस्से को क्यों हासिल करना चाहते हो, लेकिन मैं वादा करता हूं कि अगर मेरे बस में हुआ तो मैं उस सील को जरूर आपको ला कर दूंगा, लेकिन उससे पहले मुझे इस सील को सीखने में मेडिकल सेंटर से मदद चाहिए होगी। विद्युत को राजी होते देख केमिस्ट बुजुर्ग भामा के चेहरे पर राहत नजर आने लगी थी कि तभी उनके कानों में बगल में बैठे बुजुर्ग हेमराज की आवाज सुनाई दी। तुम कहना क्या चाहते हो लड़के? विद्युत, साफ साफ क्यों नहीं कहते? बुजुर्ग हेमराज की नाराजगी भरी आवाज सुनकर विद्युत ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं इस सील को सीखने की कोशिश तभी करूंगा जब आप और केमिस्ट भामा वादा करते हैं कि आप मेरी मदद करेंगे इस सील को सीखने में। ऐसा कहते हुए विद्युत के चेहरे पर हल्की सी चालाकी भरी मुस्कुराहट थी, जिसे देखकर बुजुर्ग इप्सा ने बुजुर्ग हेमराज के चेहरे की बढ़ती नाराजगी को देख मन है मन कहा, विद्युत का दिमाग तो खराब नहीं हो गया? क्या इसे पता नहीं कि बुजुर्ग हेमराज किसी को ट्रेनिंग नहीं देते? असल में विद्युत जानता था कि बुजुर्ग हेमराज का एक शिष्य था जो उन्हें बेटे से भी ज्यादा पसंद था और जो काफी काबिल था, लेकिन प्राचीन दानव कबीले ने पिछली बार के मुकाबले में सातों प्राचीन कबीले के जवान पीढ़ी के योद्धाओं को जान से मार दिया था। साथ ही उसने तिलिस्मी शतपदी कबीले को पूरी तरह बर्बाद करने की भी कोशिश की थी, लेकिन बुजुर्ग हेमराज ने बाकी कबीलों के साथ प्राचीन दानव कबीले से इस बारे में बात की तो उसने इस बात से साफ इनकार कर दिया। साथ बुजुर्ग हेमराज और बाकी कबीलों के पास कोई सबूत नहीं था कि चूंडडाच ने अकेले ने सातों जवान पीढ़ी के योद्धाओं को मारा था, इसलिए बुजुर्ग हेमराज अपने शिष्य की मौत का बदला भी नहीं ले पाए थे, जिसके चलते उनके अंदर हमेशा अफसोस रहता था और न ही वो किसी को ट्रेनिंग देते थे। लेकिन जब विद्युत ने ये बात कही तो बुजुर्ग इप्सा समझ गए कि विद्युत घुमा फिरा का बुजुर्ग हेमराज और बुजुर्ग भामा की मदद लेना चाहता था, जिसके चलते बुजुर्ग इप्सा ने मन ही मन कहा, इस लड़के की छोटी सी खोपड़ी में ये सब बातें आती कहां से है? लेकिन बुजुर्ग इप्सा को क्या मालूम था कि विद्युत के पास एक सुप्रीम की आत्मा थी, जिसकी आत्मीय शक्तियां उनकी सोच से भी ज्यादा थीं। असल में पूर्वज आग्नेय ने विद्युत को बता दिया था कि अगर उसे त्रिकाल सील को सीखना और ट्रेनिंग करनी है तो उसे एक खास जगह की जरूरत पड़ेगी जहां पार कुदरती शक्तियां सबसे ज्यादा हों। लेकिन विद्युत को तो सिर्फ ऐसी दो ही जगह पता थी, एक जहरीली पहाड़ी का इलाका और दूसरा पितृदेव की समाधि। लेकिन विद्युत जानता था कि बिना साथ नश्वर सम्राट के पितृदेव की समाधि में जाना नामुमकिन है, क्योंकि उसके ऊपर छड़ी सील को सात नश्वर सम्राट ही खोल सकते थे और इस तरह की सील को विद्युत पहले भी देख चुका था। ऐसी सील विद्युत ने इंद्रापुरी समाज में पूर्वज की गुफा और बर्फीले गोरिल्ला कबीले में नील कमल बर्फीले कोहरे के तालाब पर देखी थी। इसलिए पूर्वज आग्नेय ने विद्युत को कहा था कि वो जहरीली पहाड़ी में जाकर ट्रेनिंग करने के लिए कहा था, क्योंकि जहरीली पहाड़ी के कुदरती शक्तियों का भले ही किसी भी योद्धा के लिए मुश्किल हो सकती थी, लेकिन विद्युत के लिए उस जगह पर ट्रेनिंग करने में कोई परेशानी नहीं थी, सिवाय तिलिस्मी स्पाइरा कबीले के, क्योंकि विद्युत ने तिलिस्मी स्पाइरा कबीले के दो बुजुर्गों को जान से मार दिया था। इसलिए अगर उन्हें विद्युत की शक्तियां महसूस होती तो शायद वो विद्युत को ट्रेनिंग करते देख उस पर हमला कर सकते थे, और इसलिए विद्युत वहां इतनी आसानी से ट्रेनिंग नहीं कर सकता था। वही दूसरी ओर विद्युत की बात सुनकर बुजुर्ग इप्सा को समझ नहीं आ रहा था कि अब बुजुर्ग इस बात क्या फैसला लेंगे। साथ ही बुजुर्ग इप्सा ने रहित भरी सांस भी ले ली, क्योंकि उन्होंने विद्युत को राजी तो कर ही लिया था, इसलिए उन्हें की फर्क नहीं पड़ता था कि विद्युत बुजुर्ग की बात सुनता है या नहीं, क्योंकि इतने दिनों में विद्युत पर नजर रखकर बुजुर्ग इप्सा को एक बात समझ आ गई थी कि विद्युत की हर बात के पीछे कोई न कोई मतलब होता है, और इसलिए
अब बुजुर्ग इप्सा को लगने लगा था कि मेडिकल सेंटर के मुकाबले में अगर प्राचीन दानव कबीले के चूर्ण को अगर कोई हरा सकता है तो सिर्फ वो विद्युत ही है। ऐसा कहते हुए उन्होंने अपने पास रखी केतली में से एक और कप चाय लेते हुए मजे से पीना शुरू किया। वही दूसरी ओर विद्युत की बात पर बुजुर्ग हेमराज कुछ कहते उससे पहले ही केमिस्ट भामा ने जल्दी से विद्युत का ध्यान अपनी ओर खींचते हुए कहा, लेकिन विद्युत, तुम्हें हमारी जरूरत क्यों पड़ेगी? तुम्हारी आत्मीय शक्ति हमारे ही जितनी है या उससे थोड़ी ही कम होगी, लेकिन फिर वो आत्मा स्तर पर है और अब तुम आसानी से आत्मा स्तर और आसमानी स्तर की तकनीक पढ़ सकते हो। ऐसा कहते हुए केमिस्ट बड़े बुर्जुग आयुष्मान के चेहरे पर गंभीर भाव थे, जिसके साथ उन्होंने मन ही मन कहा, कहीं इस पर्पल आत्मीय ऊर्जा की तैयार होने की जगह पर जाकर ट्रेनिंग करने के बारे सोच रहा था। ये लड़का तो सच में लोमड़ी से भी ज्यादा चालाक है। केमिस्ट बुर्जुग भामा की बुढ़ी नजरों में न जाने इसे कैसे ढूंढ लिया। मुझे बुर्जुग कीर्ति और बुर्जुग भाभा से इस लड़के के बारे में बात करनी होगी। अगर इस लड़के की थोड़ी मदद की जाए तो ये लड़का सच में इस कबील हो जाएगा। ऐसा सोचते हुए बड़े बुर्जुग आयुष्मान के चेहरे पर मुस्कुराहट थी, जिसके साथ बुजुर्ग आयुष्मान ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, तुम फिक्र मत करो। दरअसल बुजुर्ग हेमराज और केमिस्ट भामा इस वक्त मुकाबले की देख रेख में उलझे हैं, इसलिए तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। ऐसा कहते बुजुर्ग आयुष्मान के चेहरे पर हल्की मुस्कुराहट थी, क्योंकि वो समझ गए थे कि विद्युत उनसे ट्रेनिंग में मदद के किए नहीं, बल्कि तिलिस्मी स्पायरा कबीले के लोगों से बचने के लिए साथ लेके जा रहा है। वही दूसरी ओर खुद बड़े बुर्जुग आयुष्मान भी विद्युत को ट्रेनिंग करते हुए देखना चाहते थे, क्योंकि वो खुद उन तीनों स्क्रॉल को समझने की कोशिश कर चुके थे, लेकिन उसके बावजूद भी वो तीसरे स्क्रॉल के रहस्य को समझ नहीं पाए थे। असल में मेडिकल सेंटर के तीनों बुजुर्गों को डर था कि अगर चूं डीडीएच में मुकाबले में हृदय पदार्थ को हासिल कर लिया तो प्राचीन दानव कबीले का लीडर सुप्रीम बनने में कामयाब हो जाएगा। ऐसे में तीनों बड़े बुर्जुग भा उसका सामना नहीं कर पाएंगे। वो भले ही दानव कबीले के लीडर को रोकने में कामयाब हो जाएंगे, लेकिन उसे हरा नहीं पाएंगे, क्योंकि प्राचीन दानव कबीले के लीडर की शक्तियां सुप्रीम रैंक से एक कदम ही पीछे थीं। साथ में उसके साथ एक ताकत व सुप्रीम भी मौजूद था, जिसकी शक्तियां बहुत ज्यादा थीं। उस रहस्यमयी सुप्रीम के बारे में बस इतना ही पता था कि वो सने दिव्य नाग वंश कबीले के तीनों लीडर भाइयों में से दो बड़ी आसानी से हरा दिया था। वही दूसरी ओर विद्युत भी समझ गया था कि बड़े बुर्जुग ने उसी पूरी बात नहीं बताई, इसलिए उसने भी इस बात पर ज्यादा गौर नहीं किया। लेकिन विद्युत के लिए एक परेशानी खड़ी हो गई थी, क्योंकि अब जब बुर्जुग आयुष्मान उसके साथ जाने को तैयार थे, तब पूर्वज आग्नेय विद्युत की कोई मदद नहीं कर पाते, क्योंकि अगर पूर्वज आग्नेय अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करते तो नश्वर सम्राट रैंक पर होने के कारण उन्हें आसानी से पता चल जाता कि विद्युत के साथ एक ताकतवर आत्मा मौजूद है। लेकिन विद्युत ने इस बात को अपने चेहरे पर जाहिर नहीं होने दिया और एक ठंडी आह भरते हुए कहा, अब मुझे एक बार फिर जहरीली पहाड़ी की ओर जाना होगा। लेकिन तभी उसके कानों में बुजुर्ग भामा की आवाज सुनाई दी और उन्होंने गंभीर आवाज में कहा, लेकिन विद्युत, एक बात बताओ, क्या तुम 2 दिन में त्रिकाल दृष्टिशील को समझ पाओगे? असल में बुजुर्ग भामा को फिक्र थी, विद्युत वक्त रहते समाधि में जाने से पहले त्रिकाल दृष्टिशील नहीं सीख पाया तो उसके लिए परेशानी खड़ी हो सकती थी। वही दूसरी ओर बुर्जुग भामा की बात पर विद्युत ने मुस्कुराते हुए कहा, आपको इस बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है, मेरे पास अपने कुछ तरीके हैं। ऐसा कहते हुए विद्युत के चेहरे पर हल्की परेशानी थी, क्योंकि केमिस्ट बुजुर्ग भामा को पता था कि विद्युत के साथ एक सुप्रीम रैंक की आत्मा और तिलिस्मी शतपदी कबीले की लीडर मधु उसके साथ है। लेकिन ये बात सिर्फ केमिस्ट बुर्जुग भामा को पता थी और विद्युत को इस बात का डर था कि कहीं बुजुर्ग भामा ने इस बात को बड़े बुर्जुग आयुष्मान को तो नहीं बताया। लेकिन विद्युत अभी सोच ही रहा था कि तभी उसे बड़े बुर्जुग आयुष्मान की आवाज सुनाई दी और उसका ध्यान बड़े बुर्जुग के गंभीर चेहरे की ओर हो गया। लड़के, विद्युत, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि तुमने नीलामी में वो फिनीस लड़की ही क्यों खरीदी? तुम्हारे पास जितने सिक्के मौजूद थे, तुम आसानी से कई और खास चीजें या गोली खरीद सकते थे। तो क्या जवाब देगा विद्युत बुजुर्ग आयुष्मान की बात का?
और क्या विद्युत सीख पाएगा त्रिकाल दृष्टिशील?